हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट आ चुका है। ये एक बहुत धमाकेदार वन शॉट क्यों है? क्योंकि ये ऑफलाइन के मज़े के साथ है। जी हाँ, तो अभी हाल ही में मैंने ये चैप्टर ऑफलाइन में पढ़ाया था, वन शॉट के अंदर रिवीजन कराई थी। तो सोचा ये लेक्चर आपको भी दिया जाए, क्योंकि बहुत क्रिस्प लेक्चर बना है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, और जिस बच्चे को ये चैप्टर नहीं आता आ जाएगा, और जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा। सेकेंडली, ऑफलाइन का मज़ा बहुत है, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा बाकी वन शॉट से। तो उम्मीद रखता हूँ आपको पसंद आएगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है, मिड टर्म के लिए चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। इतना देख लो। इसके बाद हम लोग धमाकेदार एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, केस स्टडी बेस्ड और एमसीक्यू। इस चैप्टर के एमसीक्यू थोड़े कम होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। और इस लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते कैसे हैं, वो आपकी एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। आज हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट रिवीजन। चैप्टर हो चुका है हमारा ऑलरेडी, बस आज हम इसको थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। आज का हमारा उद्देश्य फैंसी क्वेश्चंस नहीं होगा, ऑल्दो मैं 2-4 फैंसी क्वेश्चन भी लाया हूँ। फैंसी बोले तो जिसमें थोड़ा ज़्यादा खोपड़ी लगती है। हमारा उद्देश्य है सारे के सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से ब्रशअप कर लेना, समझ गए? और अब घर जाकर आप लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा उसको करने के लिए और फिर डाउट्स लेने के लिए। एनसीईआरटी, माय बुकलेट, असाइनमेंट होगा तो असाइनमेंट। ठीक है जी, चलें शुरू करें। बोलो भैया। चलो फिर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे चैप्टर कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है ना? सब कुछ रिवाइज कर लो। पुरानी कॉपी खोल के मत बैठना भैया, पुरानी कॉपियां हैं तो उसको बंद कर दो, वरना सारा ध्यान केंद्रित वहीं होगा तुम्हारा। चलिए देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब दो हो गया भैया। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होती है। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर LHS भी हो और एक दो वेरिएबल, जनरली क्या होता है, एक्स एंड वाई। आपने पिछले साल एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहां पेयर आ गया है। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फॉर्म होता है, वो होता है A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी? एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में A1 क्या है, B1 और C, A2 B2 और C2। बात समझ में आ गई? यहाँ आया 2/3x माइनस 1/4y माइनस 17 इक्वल्स टू 0, 1.6x माइनस 3.9 बार y माइनस 9/15 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सिंपल है। आप बताओ A1, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी बता जाओ। A1 A2 A2 माइनस 3.9 बार, और C2 क्या हो गया, माइनस 9/15। क्लियर है जी? डन है? अच्छा जी, अगर ऐसा आता है कि 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और 3y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। पहला आदेश तो मेरा ये था कि 15 मिनट पहले आना है। ये भाई साहब 15 मिनट लेट आ रहे हैं, और ऊपर से दांत दिखाते हैं गंदे, बिना ब्रश किए हुए। तुम ही बताओ, आए हो ना लेट, जल्दी बताओ। A1 A2 B1 B2 C1 C2, जल्दी बताओ। A1 2 है और A2 3 है, B1 माइनस 15 है। बड़े चांटे इसके। सॉरी, B1 0 है और
सॉरी D1 पे 0 है, B2 पे कहाँ पर 0 है इस समय? D1 पे 0 है, B2 पे 0 है और C1 -15 है। सब गलत बोला है। चलिए और इक्वेशन तो है। देख रहे हो कहाँ पर है इस समय? लेट आता है ना बंदा, वैसे ही वो होता है, और आते सवाल पूछ लो तो वैसे ही। तुम बताओ, A1 बताओ फटाफट। सर A1 2 है, B1 0 है और C2 -15 है। नीचे A2 A2 3 है चाटे। और A2 क्या है? B2 और C2 हाँ। X का पड़ोसी A1 होता है, Y का पड़ोसी और जो अकेला होता है वो टाइम पर आया करो। समझ में आ गया बेटा? अब ये हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते थे? आंसर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। x की वैल्यू डालने पर आपको y की वैल्यू मिलती थी, y की वैल्यू डालने पर आपको x की वैल्यू मिलती थी, हाँ या ना? लेकिन अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। डिपेंड करता है इक्वेशन कैसी है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन को देखकर पता चलेगा, या A1, A2, B1, B2, C1, C2 को देखकर पता चलेगा। बात समझ में आ गई? तो देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। यहां पर 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गेम है ये। पहला है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरा है इनकंसिस्टेंट। जो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है वो फर्दर आगे कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। पहला आता है यूनिक सॉल्यूशन और ये आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक हो चाहे वो अनगिनत हो। यूनिक का मतलब एक, अनगिनत का मतलब बहुत सारे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कब अचीव होगा? जब A1 बाय A2, ये आपको याद करना है, इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। अभी मेरे दिए गए हर एक क्वेश्चन में वो यूनिक सॉल्यूशन था, क्योंकि 3/9 बराबर नहीं है 5/3 के। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया हमारा? यूनिक सॉल्यूशन। करेंगे अभी क्वेश्चन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन A1 बाय A2 बराबर होगा, और वो बराबर होगा, अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं उसको क्या बोलोगे आप? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर आता है इनकंसिस्टेंट, जिसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? अब नो सॉल्यूशन कब होता है? जब A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। बात समझ में आ गई? जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, तो जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग आती हैं। कैसे आती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पर। ठीक है जी। जब भी आप इनका ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वही आपका आंसर होने वाला है। अगर आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का अगर ग्राफ बनाते हो, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो लाइन आती है कोइंसिडेंट। क्या आती है बेटा? कोइंसिडेंट। मान लो एक के ऊपर एक। समझ में आई बात? एक के ऊपर एक मतलब दोनों लाइंस का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? सेम। इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइड भी बोलते हैं। फिर आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कभी मिलेंगे नहीं, ये हमेशा क्या होता है? पैरेलल। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे कि लाइंस की शेप क्या है ये बताओ, या कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ये बताओ, यूनिक इनफाइनाइट नो है ये बताओ। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, कंसिस्टेंट में 5-6 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ओनली 1 एंड इनफाइनाइट ही होते हैं। अब 5-6 सॉल्यूशन नहीं होंगे, सॉल्यूशन या तो एक होगा, या अनगिनत होंगे, या एक भी नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि 5 सॉल्यूशन होंगे, छठा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मैनी होंगे, या एक भी नहीं मिलेगा। देखो अगले, अब हमारा उद्देश्य इस पूरे चैप्टर में क्या रहने वाला है? क्या रहेगा? एक्स और वाई की वैल्यू। पूरे चैप्टर में आप एक्स और वाई की वैल्यू के पीछे भाग रहे हो। उसको निकालने के कई मेथड्स हैं। पहला मेथड ग्राफिक भी है, एक ग्राफिक मेथड है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा आता है एलिमिनेशन। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता था, वो हटा दिया गया है। फिर एक एमएन मेथड होता था, वो हटा दिया गया है। लेकिन एक बचा है ओएसआर या एसएनएफ स्पेशल मेथड। ठीक है जी, ये हर साल आता है पेपर में, और अभी भी मैंने देखा था कई बच्चों ने अपना यूटी एग्ज़ाम शेयर किया था मेरे साथ, उसके अंदर भी आया हुआ था। और अब आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं तो आने के भी चांसेस इसके भी अच्छे हैं। लेकिन ये सीखने के लिए पहले आपको ये दोनों आने चाहिए, दोनों में से कोई एक तो पक्का होना चाहिए। तो आज हमारा उद्देश्य ये सीखना है। लेकिन हमारे सामने 2 इक्वेशंस आई और हमने उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया, और एंड में जाके पता चल रहा भैया इनका तो सॉल्यूशन है ही नहीं, या एंड में जाके पता चल रहा है कि इसके तो इनफाइनाइट मैनी है। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक करने के लिए ये कंडीशन बताई मैंने आप लोगों को, और इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, आपको बताना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पैरेलल है, या ये कोइंसिडेंट है। ठीक है जी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर A1/A2 निकालेंगे। A1 कितना है, A2 कितना है, फिर B1/B2 निकालेंगे। क्या ये दोनों बराबर आए हैं? तो यहां लिखेंगे सिंस A1/A2 बराबर ही नहीं है B1/B2 के। यूनिक नहीं लिखोगे, जो बोला है वो बोला क्या है, तो क्या आएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटर। ठीक है जी, लो बुक दो बेटा, एक एनसीईआरटी नई वाली प्लीज। नहीं है? हाँ जी, अब जैसे ये है, इसका सेकंड पार्ट ही है। 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ये कैसे आएगा भैया? A1/A2 सारे बच्चे 9/18 यानी B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ गए। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो क्या होता है? यह आता है कोइंसिडेंट लाइंस। आया समझ में? अब जैसे इसका एक थर्ड पार्ट भी है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो A1/A2 बोलेंगे, B1/B2 बोलेंगे, या आया बेटा, ऐसे आ गया, और C1/C2। आगे तभी जाना है जब ये दोनों बराबर हो। समझ रहे हो? यही दोनों बराबर नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक। तो C1/C2 आया 10/9। अब यहां पर देखने को मिला कि ये दोनों तो बराबर थे लेकिन ये बराबर, तो लाइंस क्या आएंगी, बात समझ में आ गई? अब एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें हम लोग, इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये आया बेटा। और दूसरा है 2x - 3y = 7। बताओ जी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? देखते पता चलना चाहिए। कंसिस्टेंट। क्या किया होगा आपने मन में? यह आया होगा 3/2, और B1/B2 क्या आया होगा आपका
2 बाय -3, क्या दोनों बराबर आए हैं? नहीं। तो सिंस A1 बाय A2 बराबर ही नहीं है B1 बाय B2, तो ये क्या है बेटा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट दो प्रकार के, यूनिक और इनफाइनाइट मैनी। फटाफट से ये वाला काम करेंगे कॉपी में, रफली कर लें चाहे और सॉल्व करें। पीछे वाले बच्चे बेटा अपना बैग आगे रखे ना, वो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे पीछे वाले? जल्दी जल्दी। A1 बाई A2 3 बाई 2 बाई 9 आ गया, हाँ या ना? तो क्या हुआ? सॉल्व करो, आता है सॉल्व करना? यह आ गया 1 बाय 6, बढ़िया। B1 बाई B2 5 बाई 3 बाय -10 आया भैया, तो ये तो -1 बाय 6 आया, 1 बाय 6 थोड़ा ना आया। तो A1 बाई A2 बराबर ही नहीं है B1 बाई B2 के, तो ये भी क्या हुआ? कंसिस्टेंट। समझ में आई बात? हाँ या ना बोलेंगे? आगे बढ़े। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चले बेटा आगे। चलो जी, पहला मेथड अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना। कौन सा है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ अदर, हाँ या ना? सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी कह सकते हो, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोक कह सकते हो, है? कुछ चीज़ों का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही तो चीज़ें हैं, कौन? एक है x और एक है y। तो हमें x को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ y, या y को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ x। ऐसा ही है जी, हाँ या ना? तो जैसे अगर हम बात करें इसी का एक सॉल्यूशन, जैसे ये क्वेश्चन उठा लिया हमने, जो सामने दिख गया बस वही। ये पहली इक्वेशन दी हुई है आपको, और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। मान लो ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड। आपने करना क्या है? सॉल्व। सॉल्व मतलब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ यूजिंग। करना क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, बहुत बच्चों को आता होगा और बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले चुनना है। किसी भी एक इक्वेशन को आप चुन लो। कौन सी इक्वेशन को चुने? आप फर्स्ट भी चुन सकते हो, आप सेकंड भी, जो आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हो। तो जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट इक्वेशन को हमने चुन लिया, फर्स्ट को चुना, लिख लिया उसको। अब नेक्स्ट चॉइस आती है एक्स या वाई में से किसी एक को चुनो। आपने एक्स को चुन लिया, ये वाई को भी चुन सकता है, एक ही बात है, ठीक है ना? तो अगर आपने x को चुना तो आप x की वैल्यू निकालोगे। 5 माइनस 2y, 5 माइनस 2y बाई 3, इतना तो आता है करना सबको। यह आ गई आपकी थर्ड। पहला स्टेप, दोनों इक्वेशन में से आपको जो पसंद है, जो आसान दिख रही है, उसको चुन लो। चुनने के बाद x और y दिख रहा होगा, या तो x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स, ये भी आपकी चॉइस है। अब जो आपने वैल्यू निकाली थर्ड, वो फर्स्ट से आई है ना, डालोगे आप सेकंड में। अगर आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन चुनते तो कहाँ डालते इसको? फर्स्ट। अपोजिट में डालनी, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर हम वर्ड लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट से निकाला था तो मैं कहाँ डालूंगा? इतना ध्यान रखेंगे बस। तो सेकंड में डाल दो भैया, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2y बाय 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 7। इस स्टेज के बाद
इस स्टेज के बाद आपका क्वेश्चन 1 वेरिएबल का बन जाएगा, और 1 वेरिएबल आप लोगों ने 7th और 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया। अब बहुत आसान सा काम हो गया। ये आया 10 - 4y - 9y बाय 3। एलसीएम ले लिया ना। 10 - 13y इक्वल्स टू 21। 10 - 21 इज इक्वल्स टू 13y। कितना आया? -11 बाय 13। ये वैल्यू किसकी आई बेटा? y की। y की वैल्यू क्या आई? अब y की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे आप? फर्स्ट, थर्ड में। हमेशा थर्ड में करना, जल्दी काम होता है। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो x की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। कितना है बेटा? -11 बाय 13 डिवाइड्स बाय 3, तो 5 + 22 बाय 13 बाय 3। कैलकुलेशन छोड़ दो, कॉन्सेप्ट देखो यार, कैलकुलेशन तो आनी जानी चीज़ है। कितना आया? 65 + 22 बाय 39। कितना आ गया? 87 बाय 39। कॉन्सेप्ट छोड़ो, मतलब क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझो। पहला काम क्या है बेटा आपका? दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चुन लेना। चुना आपने? आया ना? चुन लिया। किसकी वैल्यू आ गई? हाँ, अब इक्वेशन चुनने के बाद आपको x या y में से कोई एक चुनना है। मैंने x चुना, x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। जहाँ से चुना उसके अपोजिट में डालना है। यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन। ये 3 स्टेप याद रखने हैं। इसके 2-4 क्वेश्चन आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, जैसे ये क्वेश्चन है। तो अब आप बताओ कि किसको चुने। इस बारी सेकंड चुन लो, है ना? इस बारी तो x - y किसके बराबर आ गया? किसकी वैल्यू निकाल लूं? x की। जल्दी आ रही है ना, है ना? x की वैल्यू क्या है? 4 + y। यह आ गई थर्ड। x की वैल्यू कहाँ डालोगे बेटा? फर्स्ट में डालोगे। एक बच्चा कह रहा है पेपर में भी ऐसे एरो बना सकते हैं। आंसर इन दो, बट ऑब्वियस है। तो क्या है यहाँ पर? स्टेटमेंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। फर्स्ट में x की जगह आ गया 4 + y इज इक्वल्स टू, वहाँ जाकर माइनस कितना आया? 10। y की वैल्यू क्या आ गई भैया? 5। y की वैल्यू क्या आ गई? अब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में डाल। तो x इज इक्वल्स टू 4 + 5, x की वैल्यू आ गई 9। क्लियर हुआ भैया? पक्का है? डन है जी? ये कर लेंगे। लेकिन इसकी दूसरी इक्वेशन तो बड़ी गंदी सी है, तो इसको ठीक कर सकते हैं। जब भी नीचे नंबर आएंगे आप इसे ठीक कर सकते हैं। ये तो सही है ना फर्स्ट, इसको ठीक करो। एलसीएम क्या आएगा? 2s + 3t इक्वल्स टू 6। 2s + 3t, ये कौन सी हो गई? सॉल्व करेंगे? तुरंत शुरू हो जाओ सारे बच्चे। बाकियों को करने दो भाई, पूरे तरीके से करने दो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को उठाकर थर्ड बना दी और मैंने वैल्यू निकाली एस की। आप अलग भी कर सकते हो। फिर हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ एस इन सेकेंड।
तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर आ जाएगा 3 + t, 3t 36, 6 2t 3t 36, 5t 30, t की वैल्यू कहाँ डाल दें? तो ये आ गया 3 + 6, कितना आ गया? कर लेंगे? एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डाउट लूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करा रहा हूँ। डाउट अगली क्लास में या उससे क्लास में हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। ये इक्वेशन पसंद आई है? बड़ी गंदी है, सारी गंदी है, वैसे तो गंदी है। तो हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ या ना? तो लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन बोथ साइड बाय 10, तो ये सही हो जाएगी। 2x 3y 13, 4x 5y 23। क्लियर है बच्चों? सॉल्व करोगे? चालू हो जाओ। हाँ, एक ही बात है, 10 से मल्टीप्लाई करना या 1/10 कॉमन लेना, एक ही बात है। आंसर फ्रैक्शन में, डेसिमल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बच्चों। किसको चुना आप लोगों ने और किसकी वैल्यू निकाली? तो फर्स्ट को चुना और x की वैल्यू निकाली, तो आ गई 13 - 3y/2, ये आ गई हमारी थर्ड, डाल दी हमने सेकंड में। x की जगह 13 - 3y/2 + 5y = 23, कट गया। यह आ गया ट्वाइस 13 - 3y = ऐसे ही है भैया, 26 - 6y + 5y = 23, -y = -3, y की वैल्यू 3 डाल दी इधर, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक बच्चा कह रहा है पता कैसे चलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं पता चला तो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दो, डायरेक्ट सॉल्व। वैसे तो कॉमन सेंस है कि भैया अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं है इतनी कॉमन सेंस हम में, तो सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो, आंसर तब भी आएगा। पॉइंट्स को झेलना पड़ जाएगा, हाँ या ना? आपको क्या लगता है कि अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम ना ले तो क्या ये सॉल्व नहीं होता? वो तो हमें गंदा लग रहा था ना, हमने उसको चेंज किया। वरना s की वैल्यू जो आई थी आपकी, ये 3 + t, वो यहाँ पर डालो। एलसीएम तो तब भी लेना पड़ेगा आपको बाद में, पहले नहीं लोगे तो बाद में तो लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलो जी, अब ये क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का ही लाया हूँ, वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन कह रहे हैं 2x + 3y 11 के बराबर है बच्चों, पहली क्वेश्चन, और ये बराबर है। एंड हेंस, पहले तो इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से x और y की वैल्यू निकालिए फटाफट। तो x की क्या वैल्यू आई है? x की वैल्यू बच्चे बता रहे हैं -2, y की 5। सॉल्व करना आ गया ना भाई? ऐसा कोई बच्चा जिसको सब्स्टिट्यूशन ना आया हो है कोई? तो x आ गया, y आ गया। कह रहे हैं हेंस, यानी फाइंड करो m की वैल्यू। तो y = mx + 3 है, y कितना है और x कितना है?
-2 निकाल लोगे भाई वैल्यू। 2 डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? मुश्किल? पक्का है जी? डन है? आओ थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं पहले। अब सबसे ज़्यादा समस्या ही यही है, सर इक्वेशन नहीं बनती। देखो हमारी ना समस्या क्या है कि जो एक समस्या हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही है, हम उसके ऊपर कभी वर्क नहीं करते हैं। हम बस ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं कर रही। अभी कुछ बच्चे सेक्टर 5 ब्रांच के जिनका एग्ज़ाम था अभी आए, तो उनको चैप्टर 3 पढ़ने को दिया मैंने कि बेटा इसके डाउट लेकर आना। आकर उनका डाउट क्या था? सर इक्वेशन नहीं बन रही। अरे वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, नहीं सर मुझसे बनती ही नहीं, इसलिए मैंने ट्राई ही नहीं की। अब आप सिखाओ इक्वेशन कैसे बनाते हैं। मैं कहा मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है ऐसी। ऐसा कोई तरीका है जिसमें मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन बनेगी कैसे? आप बताओ, आप यहाँ आकर देखो, कोई तरीका नहीं है। बस आपको इसको रीड करना है और जो लिखा है उसको कन्वर्ट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन के केस में क्या करना है, 2 डिजिट नंबर वाले में क्या करना है, एज वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंट्स है। लेकिन अल्टीमेटली जो क्वेश्चन में लिखा है आपको उसी को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। आपको इंग्लिश क्वेश्चन एक बारी पढ़कर जनरली नहीं आता, तो एक ही क्वेश्चन को 4-5 बारी पढ़ना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। ठीक है जी। द डिफरेंस का मतलब पता है ना, बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो यहाँ 2 नंबर की बात हो रही है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे से 3 गुना है, दोनों को निकालना है। तो लेट करोगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकेंड नंबर बी वाई, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लाइन डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। अब ये लिखते ही आपने ऐलान कर दिया कि कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? क्योंकि x माइनस वाई 26 आया। अब कह रहे हैं कि जो 1 नंबर है उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, कौन बड़ा है? तो x इज इक्वल्स टू 3y करोगे या 3x इज इक्वल्स टू y करोगे? 3x इज इक्वल्स टू, गलत है। अब समझो, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूं उम्र में, इतना हूं नहीं वैसे। तो अगर आपको मेरी एज को बराबर करना है तो आप मल्टीप्लाई किस में करोगे? मेरे में या अपने में? तुम में करोगे ना, तभी तो बराबर हो पाएंगे। बनाना क्या है आपको? इक्वेशन कन्वर्ट करनी है। तो बराबर ये कब होंगे भाई? वेइंग मशीन देखी है ना, x 3 गुना भारी है, y हल्का है। बराबर करने के लिए क्या करोगे? 2 ऑप्शन है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे आ जाएगा। बराबर हो जाएंगे ना? तो हमेशा छोटे पर मल्टीप्लाई और एडिशन होता है। बात समझ में आ गई? तो ये गलत है। तो x इज इक्वल्स टू 3y, यानी x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद एक बीमारी और है, हम लास्ट में स्टेटमेंट नहीं देते। क्वेश्चन ने आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी, क्वेश्चन ने आपसे फर्स्ट और सेकंड नंबर पूछा है। तो सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, x 39 आएगा और y 13 आएगा, तो यहाँ पर नहीं छोड़ना आंसर। तो 10 क्या लिखोगे? फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 39 और सेकेंड नंबर इज 13। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर गए समझो। क्लियर है जी? बोलो। अगली इक्वेशन देखते हैं, कॉमन सेंस लगेगी साथ साथ। कह रहे हैं लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनुराग बताएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। हाँ, जिनका सम क्या होता है? लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर ऑफ एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है? मैं तुमसे कितने साल बड़ा हूं? ये तो शायद पॉसिबल है, 18 साल। बराबर करने के लिए क्या करोगे?
किधर प्लस करोगे 18, इधर या उधर? ये इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं हमारी उम्र का डिफरेंस 18 है। एक ही तो बात है, मैं तुमसे 18 साल बड़ा हूं, इसमें 18 जोड़ दो तो बराबर आ जाएगा, पहला केस ये भी ठीक है। या हम दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 18, कैसे मर्जी समझ लो। तो यहाँ दो एंगल्स की बात हो रही है, तो लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स, नहीं x डिग्री, अब यूनिट का आपने सीधा सीधा ध्यान रखना है, और सेकंड एंगल बी वाई डिग्री। सबसे पहली बात तो ये कही दी थी कि जो x है वो y से 18 बड़ा है, तो y में 18 जोड़ दिया तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ये आ गई हमारी फर्स्ट, और दोनों का सम कितना है? 180। तो x प्लस वाई डायरेक्ट कितना आ गया? ये कॉमन सेंस से बनी, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ था क्या? सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गई? दो इक्वेशन बन गई, जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना। क्लियर है? धीरे धीरे आगे बढ़ो और कमर सीधी करके बैठो। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, बेकार सा क्वेश्चन है, बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए की? बैट बॉल से याद आया, कल कौन जीता? कैंसिल हो गया था, ये भी ठीक है। 7 बैट 6 balls for 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for 1750. आपको हर एक बैट की कॉस्ट बतानी है और हर एक बॉल की कॉस्ट। तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, ₹x, यूनिट मत भूलो भैया, कॉस्ट ऑफ अ बॉल। मैं आपको बताऊं कि हमें ऐसा लगता है कि यूनिट का नंबर कौन ही काटेगा, तो मेरी बेटी रायन इंटरनेशनल में पढ़ रही है, 4th स्टैंडर्ड में है, मैथ्स में उसके 3 नंबर काटे गए आउट ऑफ 30। अभी जो पेपर हुए थे इससे पहले उसके 27 स्कोर आया। 3 नंबर कहाँ ही कटे हैं, तीनों के तीनों नंबर कहाँ कटे हैं? यूनिट। वर्ड प्रॉब्लम में यूनिट नहीं लिखी हुई, ना रुपीज, ना सेंटीमीटर, ना पैसा, होता है ना पैसा आता है, तो नहीं लिखा हुआ। मैडम ने 3 के 3 नंबर कहाँ काटे हैं? आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यूनिट के। तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक्स और रुपीज एक्स में फर्क है कि नहीं है? 5 करोड़ रुपयों में फर्क है कि नहीं है? बोलो। 5 और 5 किलोमीटर में फर्क है कि नहीं है? तो भैया रुपीज किलोमीटर ये बहुत अलग अलग चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। क्या आया भैया? एक बैट कितने का है? रिया बताएगी, एक बैट कितने का है? एक बैट कितने का है? कह रही हो तो दुकानदार को पूछना पड़ेगा कितने का एक बैट? अरे अभी तो लिखा X, तो 7 बैट कितने के होंगे? सारे रिया हैं क्या? हैं? ये तुम्हारा फेक अकाउंट है रिया के नाम से? तुम्हारा तो होगा एंजल रिया है। 7 बैट कितने के हो गए? और बॉल कितनी है हमारी? तो यह आ गया 6y, कितने के बराबर आ गया? 7 बैट खरीदे, 6 बॉलें खरीदी, टोटल बिल कितने का बना? इसके बाद वो 3 बैट खरीद के आई, 5 बॉलें खरीद के आई, बिल बना इतने का। सॉल्व कर लेंगे? पक्का है जी? आगे बढ़े। A taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. आप टैक्सी को बुक करो, उसमें बैठो ना बैठो, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है जी। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपये, एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। तो पहले तो जो फाइंड करना होता है वो तो लेट कर लो, लेट फिक्स चार्जेस be rupees x and charges per kilometer
बी रुपीज वाई। ये आ गया बेटा। 10 किलोमीटर चला तो x तो तब भी देने हैं। 1 किलोमीटर का y है, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का तो 10 किलोमीटर का x तो देने ही देने हैं फिर भी बुकिंग के। कितना पैसा बन गया? 105। हाँ या ना? क्लियर है जी? पक्का है? मान्य, खड़े हो जाओ। अगली इक्वेशन क्या बनेगी आप बताओ। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारा नाम मान्य रख दूंगा अगर बोले तो। है? आराम से पढ़ लो। हाँ बताओ। 15x प्लस, नहीं सॉरी 2 मिनट, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू, शाबाश, बैठ जाओ, बढ़िया। तो ये बन गई हमारी सेकंड। समझ में आई? आसान है मुश्किल? अभी तक तो गेम आसान चल रही है जब तक 2 डिजिट नंबर नहीं आता। फ्रैक्शन, ये वर्ड पढ़ते ही आपको लेट करना शुरू कर देना। मैंने सिर्फ एक वर्ड पढ़ा है, क्या? लेट न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? x अपॉन वाई। बात समझ में आ गई? हाँ जी। क्या है? अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यही बोला बेटा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या करें? हाँ, इसको ठीक करना पड़ेगा ना। इधर किया 11x, 9y, इधर लाओ -4। यही आया बच्चों? ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आया ना? यस सर। पक्का है? हाँ जी। काशवी, अगली इक्वेशन आप बनाएंगे। क्या लिखा है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। क्वेश्चन चेक कर लो, ऐड ही हो रहा है ना। है x प्लस 3 अपॉन में इज इक्वल्स टू 5/6। आसान है तो करेंगे भैया, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। ये आया 5y प्लस 15, 5x माइनस 5, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है जी? क्लियर है? x और y की वैल्यू निकालो। x और y की वैल्यू निकालो। क्या ही? y की वैल्यू 9 और x की 7। आंसर आ गया हमारा? नहीं आया। पूछा क्या हुआ बेटा? फाइंड फ्रैक्शन। तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मैं फिर कहूंगा ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 साल बाद, ये एज वाले क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, सिंपल सी बात है। एज वाले क्वेश्चन 2 लोगों के बीच में होते हैं। जो पहली स्टेटमेंट में इंसान बड़ा होगा वो पूरे क्वेश्चन में बड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं पहली स्टेटमेंट में मैं बड़ा हूं, दूसरी स्टेटमेंट में ये बड़ा हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बस आपको पहले ये पहचानना है कि इनमें से बड़ा कौन है। अरे अभी इसमें नहीं, वैसे बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है? बाद। 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन।
और वैसे भी यहाँ तो बाप बेटा आ गया, तो बाप तो बड़ा ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो लेट एज नहीं, हाँ कौन सी एज? प्रेजेंट। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स, क्या रुपीज एक्स? हाँ तो यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, देखो इसलिए। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। ठीक है जी। अब 5 साल बाद सिर्फ बाप 5 साल बड़ा होगा या सिर्फ बेटा? बोला बेटा। दोनों ही 5 साल बड़े हो जाएंगे, बोलो भैया। तो दोनों की उम्र में हमने क्या कर दिया? कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं डाला अभी मैंने, क्योंकि बराबर है ही नहीं। फादर कितने बड़े हैं? जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कहां करोगे? बेटे में या बाप में? तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? तो फोन में मैसेज आया तुम्हारे, तो इधर देख। मुस्कुरा भाई, ऐसे मुस्कुराहट तो जब किसी को खत लिखते हैं तब होती है। तुम क्या सॉल्व कर रहे हो? x + 5 बराबर कब होगा? समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीप्लाई 3 कहां करोगे। ऑब्वियस सी बात है, फादर बड़े ही होंगे, बेटा छोटा ही होगा। बराबर करने के लिए दोनों की उम्र को, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, तो बेटे में क्या करना पड़ेगा? 3 से। अब पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हमेशा y के साथ होगा। क्या आया भैया? x + 5 ये बनी इक्वेशन। फटाफट, बढ़िया है, आया ना? चलो, कौन बनाएगा अब अगली इक्वेशन? तुम खड़े हो जाओ, नहीं तुम्हारे आगे वाला बाबू, ये चश्मे वाला, हाँ खड़े हो ना। क्या नाम है तुम्हारा? प्रणव। बताओ भाई क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। बताओ सर क्या लिखूं? x = 7y। ये तो आज 5 साल पहले तो गए ही नहीं आप। रुक जाओ, आ गया इसको। x - 5 बहुत बढ़िया, सही है भैया। ऐसी बनानी है, बन गई। तो ये आ गया x - 5 7y - 35, x - 7y = -30। यह आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हाँ जी, बढ़े आगे। अगला सवाल नहीं है, अगला मेथड है। अगला मेथड आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, मेरा फेवरेट है। हाँ जी, क्योंकि इसमें एक को हटाना होता है। एलिमिनेशन का मतलब समझते हो ना? बहुत बिग बॉस देखा तुम लोगों ने, है ना? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नहीं होता, यहां पर क्या होता है कि एक को हटाना है आपको। या तो आपको x को एलिमिनेट करना है या y को करना है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा, दोनों में से कोई एक अपना दोस्त बनाना है आपको। बताया था पहले ही मैंने, आपको कोई एक मेथड सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। आने दोनों चाहिए, एक सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी ले लो यार। अब पिछले वाला ले लो, लेकिन ये वाला कराने से क्या होगा कि आपका होमवर्क भी थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है। 3.3 का पहला क्वेश्चन ले लिया। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखो, सबसे पहले तो ना आपको मन बनाना पड़ेगा कि आपको हटाना किसको है।
देखो भैया सोच समझ के हटाओ। नहीं, आप किसी को भी हटा सकते हो, वैसे ऐसा नहीं है कि आपको x को हटाने का मन है तो आप x को हटा दो, या y को हटाने का मन है तो आप y को भी हटा सकते हो, लेकिन कभी कभी देखना भी पड़ता है कि किसको हटाना है। चलो यहां पर आपका मन है किसको हटाने का, x को, तो x को हटा देते, हटा दो भाई अब x को। हटाना ही नहीं चाहता, अब क्या करना है, कंडीशन ये है कि जिसको भी आपको हटाना है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, उसका। तो हम हटा रहे हैं x को, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर क्या है, तो बराबर करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये आया 2x, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है भैया, अब सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन के अंदर x के पड़ोसी सेम हो गए हैं, है या ना। अब अगला डिसीजन लेना है हमें, इसको और इसको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अरे मैं बता रहा हूं, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे पता चलेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान समझना। अब यहां पर x का पड़ोसी कितना है और यहां पर x का पड़ोसी क्या है, और दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। साइन क्या है, तो मैंने आपको बताया था अगर साइन सेम हुआ तो हम माइनस करेंगे, और अगर साइन ऑपोजिट हुआ तो हम ऐड करेंगे। तो यहां पर x का पड़ोसी पॉजिटिव 2 है, यहां पर भी x का पड़ोसी पॉजिटिव 2 है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो कौन सा, सेकंड एंड थर्ड। सब्ट्रैक्ट करना आता है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही दो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करने जाते हो तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, एलिमिनेट हो गया x, यह आया -5y -6, y की वैल्यू 6/5। अब ये y की वैल्यू आप कहीं पर भी डाल सकते हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में डालने से बचो क्योंकि वो और बड़ी हो चुकी है इक्वेशन, कहीं भी डाल सकते हो, फर्स्ट में डाल दो, पुट कर दो वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो x तो x है, ये 6/5 है, ये 5 आ गया, तो 5 - 6/5 कितना आया भैया, 19/5। कितना आ गया, बात समझ में आ गई, बोलो। कहाँ पर अपोजिट कहाँ थे, साइन अपोजिट है तो क्या करना है, ऐड करना। डायरेक्ट मतलब ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होंगे ना, यहाँ पे ऐड लिखना पड़ेगा ना। कराते हैं क्वेश्चन, देखो ना। और देखो एक क्या कह रहा है, 3x + 4y = 10, फर्स्ट आया। 2x - 2y = 2 आया। क्या कहते हो, किसको एलिमिनेट करना चाहिए, y। किसको एलिमिनेट करना चाहिए, अब देखो x को भी कर सकते हो, लेकिन यहां y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, मानते हो? क्यों? क्योंकि इसके पड़ोसी को बराबर करना आसान है, समझ रहे हो। तो बस अपनी कन्वीनियंस देखो। मैं कहता हूं लेकिन भाई ने पकड़ ही ली जिद कि मैं तो आज x को एलिमिनेट करके ही छोड़ूंगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को 3 से, काम बढ़ गया आपका। अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर आ जाएंगे, यस और नो, बोलो। आपको उद्देश्य समझ में आ गया, करना क्या है आपको पहले मन बनाना है कि आपको एलिमिनेट किसको करना है, आपको एलिमिनेट, और एलिमिनेट करने के लिए आपको कोफिशिएंट क्या चाहिए, सेम। तो जहां पर हमने y को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकंड बाय 2, यही है बच्चे।
इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो यहां पर आ गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, हाँ या ना? दीर्घा ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, किन को करूं? हाँ, अब हम यहां पर ऐड करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, क्योंकि इनके पड़ोसी सेम है लेकिन साइन क्या है? अपोजिट। अभी बताया कि साइन अगर अपोजिट होंगे तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है भैया, इनको ऐड कर लो। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये सीधा चला गया भैया, तो यहाँ आपने y को एलिमिनेट कर दिया। 7x इज इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू कहाँ डाल दोगे? कहीं डाल दो जहाँ आपका मन करे। कहाँ डालें? सेकंड में डाल दो, जहाँ आपका मन करे भाई। मेरा यहाँ मन कर गया। -2y इज इक्वल्स टू -2, y की वैल्यू क्या आ गई भैया? 1 है भाई, ये 4 ना है। y की वैल्यू क्या आ गई? 1 ही तो आई। ठीक है जी, डन। कहीं भी हर्ट से काम बढ़ जाएगा बस, बाकी हाँ क्यों डाल सकते हैं, ऐसा भी हाई तो बानी मच जाएगी, डाल लो यार। चले भैया आगे, एक आपको दें फिर हम करेंगे। चलो पहले क्या करोगे? एलसीएम लेके इनको ठीक कर लो। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक कॉन्सेप्ट है, अगर उससे हमारा एमएन मेथड क्रिएट होता है तो नहीं आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है डिपेंडेंट पेयर क्या होता है? कंसिस्टेंट को डिपेंडेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट वर्ड को अब डिपेंडेंट एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क ही नहीं है, कोई सिनोनिम है। देखो कैसे करेंगे इसको, पहले हम ऊपर वाले को ठीक कर लें। या 6 3 + 4y = -1। यही बनी प्यारे बच्चों फर्स्ट। अब इसको ठीक कर लें। 3x - y/3 = 3। 3x - y = क्या आ गया? यह आ गया हमारा सेकंड। यस और नो? पक्का है? अब किसको एलिमिनेट करोगे? x को या y को? किसी ने y को किया हो? क्यों y को क्यों नहीं? आपने y को किया था? दमंग हो। अरे देखो ना, x का पड़ोसी तो ऑलरेडी सेम है। माता रानी का आशीर्वाद था ये क्वेश्चन, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा था। क्या करना है लेकिन? सब्ट्रैक्ट कर दो। किसको? 1 और 2। थोड़ा देखना भी पड़ेगा कि किससे हमारा काम जल्दी सॉल्व हो रहा है भैया। गलत नहीं है लेकिन टाइम वेस्ट हो गया ना उसमें। तो माइनस प्लस और ये क्या आ गया हमारा? माइनस। कैंसिल हो गया। 5y = -15। y की वैल्यू क्या आ गई? -3। y की वैल्यू कहीं भी डाल दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यही आई है भैया। चलो जी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होते हैं ना नीचे वाले के। चलो भैया, अगला काम है थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम करना।
आप करोगे? डू इट। कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, ये अभी हमने टैक्सी वाला किया ना, कह रहे हॉस्टल में रुकने का खर्चा फिक्स्ड है, उसके अलावा रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। आप जितने दिन मेस पे खाना खाओगे उसके हिसाब से आपका जो बिल है वो बढ़ता जाएगा। एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन खाना खाया, उसने 1000 रुपये टोटल बिल पे किया हॉस्टल का। और स्टूडेंट बी है, उसने 26 दिन खाना खाया, उसने 1180 रुपये पे किया। तो आपको बताओ फिक्स चार्जेस कितने हैं और मील का खाना जो भी अरे हाँ, आंसर से लेना देना नहीं है बाबू, मुझे इक्वेशन से लेना देना है। आंसर तो आ ही जाएगा। क्या हो गया? अरे हम बताएंगे यार, 2 मिनट तो रुको, मुझे पता तुमसे हो गई है, जिनसे नहीं हुई उनको समझाना जरूरी है ना। लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। अब ए ने खाना खाया हो या ना खाया हो, एक्स रुपीज तो भरेगा ही भरेगा। ऊपर से कितने दिन खाना खाया, टोटल बिल समझ में आया? वही किलोमीटर वाला ही तो है पंगा। फिर एक्स देना ही देना है, 26 दिन खाना खाया, 1180। कर लेंगे सॉल्व इसे। 2 मार्कर्स। एक्चुअली ना बेटा मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन ना केस स्टडी में ज़्यादा आते हैं। अभी इसके अंदर 2-4 चीज़ें और ऐड कर देंगे, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। अब वो पूछेगा ए ने बी से कितना ज़्यादा खर्चा किया, वो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। ग्राफ बना दो, एरिया निकाल दो, वो एक केस स्टडी के 4 रूप दे देगा। कौन सा क्वेश्चन किस रूप में आ जाए पता नहीं। क्या पता ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, खाली क्वेश्चन पूछ ले आपसे, समझ रहे हो? तो आशुष सर कर एक सर ने वो डाला था, वो सैम्पल पेपर आने का एक, आपने शायद देखा होगा। तो आशुष सर ने, मतलब मैंने नहीं देखा वो पूरा, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में 1 मिनट का मैंने वो क्लिप देखा तो उसके अंदर बहुत अच्छी बात बोली गई थी कि सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है वो इस समय तो फॉलो करना ही नहीं है। सरकार पहले जो सैम्पल पेपर देती थी वो अक्टूबर एंड नवंबर एंड में देती थी, जो कि बहुत राइट समय होता था मेरे हिसाब से। मैंने कल भी क्लास 12th के बच्चों को भी मैंने बोला है कि मैंने अभी तक सैम्पल पेपर देखा ही नहीं, सैम्पल पेपर मैंने देखा ही नहीं, जबकि मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है। मैंने आज का प्लान बनाया था कि संडे को देखूँ, क्योंकि कल मेरी बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस थी। कल टोटल 13-14 घंटे की मेरी लगातार क्लासेस थी, तो आज मेरे को देखना है शाम को बैठकर। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पैटर्न की तो कोई जरूरत ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है आपको लेना देना ही नहीं है। ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों तरीके से मैं पूछ सकता हूँ आपसे, पाँचों तरीके से। तो अभी तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है ना, ना कि वेटेज के पीछे, समझ रहे हो? और मैं तो एक बात और कहता हूँ, जिस बच्चे को 100 नंबर चाहिए उस बच्चे के लिए तो 1 नंबर वाला चैप्टर या 10 नंबर वाला चैप्टर की बराबर औकात है। 100 तो तभी आएंगे ना जब दोनों पक्के होंगे, आया ना? 100 तो आएंगे तभी। तो कहानी यहाँ पर ये है कि जिसको ज़्यादा नंबर चाहिए तो उसके लिए वेटेज अभी नहीं, वेटेज आखिरी के 1 हफ्ता 1 महीना, पैटर्न आखिरी का 1 हफ्ता 1 महीना, उससे पहले पैटर्न की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जिसके पास होना मुश्किल हो रखा है तो वो पैटर्न और वो वेटेज के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, ठीक है ना? कईयों की आंखें चमकी थी अभी, हमारी बात हो रही है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन करो ना, बनाओ इक्वेशन। क्या होगा? लेट न्यूमरेटर बी, डिनोमिनेटर बी ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आया भैया? x अपॉन y। ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? 11 बजे तक चलेगी भैया ये क्लास, 11 बजने से 5 मिनट पहले तक। ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाय y हो गया,
क्लियर है जी? Yes, sir. खड़े हो, दिया। बनाओ पहली इक्वेशन। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। सॉल्व कर लेंगे इसको। सेकंड बताएगी, आप बताओ। यस, it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. हर्षिता तेज बोलो। x अपॉन में y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/4। क्या समझे? साक्षात लिखा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। क्या समझे? अगला प्रश्न, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर मैम हर सही उत्तर के 3 नंबर देती हैं, एमसीक्यू होगा शायद, और गलत के -1, तो उसके कितने नंबर बनते हैं भैया? 40। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर सही आंसर के 4 मिलते और 2 नंबर काट लेती हर एक रॉन्ग के, तो उसके नंबर कितने आते? 50। उसके नंबर कितने आते? 50। तो देखो, आपको बताने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में। मैं कह रहा हूं अगर उसने कोई नहीं छोड़े, मान के चल रहे, तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन bx और रॉन्ग क्वेश्चन y। एक सही क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिल रहा है? तो 3x हो गया। सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3। और गलत होता है तो 1 मिल रहे हैं या -1? तो -1y। कितने नंबर आए भैया? पहली क्वेश्चन तैयार हो गई। पक्का? डन है? आदित्य अगली बताओ क्या बनेगी? हाँ, 4x - 2y = 50। यह आ गई हमारी सेकंड। 4 मिल रहे हैं करेक्ट के, 2 कट रहे हैं रॉन्ग के। क्लियर है जी? आगे बढ़े। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया 9 से क्या हो जाता है? इफ इट लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो लेंथ और ब्रेड्थ का क्वेश्चन है भैया, तो लेट करेंगे लेंथ को x यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर होता तो वो लिखते, और ब्रेड्थ को y यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हमारा ओरिजिनल एरिया कितना हो गया? XY यही हो गया, और यहां पर लिखो स्क्वायर यूनिट्स। लिखो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे XY हो गया। अब कह रहे हैं कि हमारी लेंथ को कम कर दो 5 से, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दो 3 से, तो एरिया हमारा 9 से कम हो जाएगा। ऐसा ही है? एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। समझ रहे हो? क्लियर है जी? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो कर लेते हैं। XY 3x 5y -15। तो XY से तो XY क्या हो गया भैया? 3x - 5y = ये आ गई पहली। आया ना? पक्का है जी? अगली करें? अगली बताओ जी, कौन बताएगा? तुम बताओ साक्षी। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, तो एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। तो लेंथ बढ़ गई कितने से? 3 से, और ब्रेथ बढ़ गई कितने से? तो एरिया कितने से बढ़ जाएगा? हो गया भैया? कर लोगे? आगे बढ़े।
तो एजेस ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू, तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर्स और बीजू बी वाई ईयर्स। ठीक है जी। तो एनी के पापा थे धर्म, उनकी उम्र कितनी हो गई? 2x ईयर्स। और बीजू की सिस्टर थी कैथी, वो आधी है उसकी उम्र की। यही है बेटा, हो गया क्वेश्चन। इनकी उम्र का डिफरेंस कितना है? 3 साल। और इन दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है? 30 साल। क्या ही था भाई, इजी क्वेश्चन। क्लियर है जी? तो एनी कितने साल की निकली? 90। हाँ, तो पापा 38 साल के हैं। ये ठीक है? कहते ठीक है। 19 साल में शादी कर ली अंकल ने। कहते ठीक है। ये 19 साल क्यों, 18 साल में। 1 साल का तो प्रोसेस भी होता है। 18 साल में अंकल शादी कर रहे हैं भाई, तुम कह रहे हो ठीक है। तुम्हारा मन कर गया 4 साल बाद तो। हाँ हाँ, ये देखो यार, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है। कह रहे हैं 1 से गिव मी 100 फ्रेंड। हमारी मैम ने कहा था जब ऐसा है तो थोड़ा रुकना चाहिए। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक दोस्त दूसरे मित्र को कह रहा है कि भाई तू मेरे को अगर 100 रुपए दे देता है तो मैं तेरे से 2 गुना अमीर हो जाता हूं। अभी सिग्मा मेल वाला आएगा। दूसरा कहता है कि अच्छा तू भाई मेरे को कितने ही दे दे तो मैं तेरे से कितना अमीर हो जाऊंगा। तो पीछे म्यूजिक आ गया। ठीक है, समझ गए? अब बताओ उनके पास कितने कितने पैसे थे। तो लेट, मैं क्यों बना रहा हूं, तुम बनाओ ना यार। धर्म और कैथी समझ नहीं आया। धर्म तुम लोग करो यार। एनी के पापा थे, एनी के पापा थे तो वो डबल है, यहां लिखा है ट्वाइस। और बीजू की बहन थी कैथी, वो उसकी उम्र से आधी थी। बीजू डबल था तो बहन आधी हो गई, तो उनका जो डिफरेंस है वो 30 दिया हुआ है। लेट अमाउंट विद फ्रेंड 1, ऐसे लिख लेना। बी रुपीज एक्स, फ्रेंड 2 बी रुपीज वाई। कह रहे हैं गिव मी 100। एक्स वाई को कहता है अपनी जेब से 100 रुपए निकाल और मुझे दे दे। यही तो होगा बेटा। इससे चले जाएंगे और इससे आ जाएंगे, तो मैं तेरे से 2 गुना हो जाऊंगा। इधर देखो, अब बराबर करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कहां करोगे? जो गरीब है उसमें करोगे। तो गरीब कौन है यहां पर? ये आया ना? सही है? पक्का? रुक जाओ। मनीष तुम बताओ नेक्स्ट क्या बनेगी? खड़े हो जाओ। पता है भाई, ये हम आगे बढ़े। y माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 10। 6 इधर आएगा, गलत है भाई। हाँ भाई, गर्व। हर्ष 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10।
इज इक्वल्स टू वाई प्लस। अब ये कहता है कि तुम मुझे कितने दे दो, तो यहां पर कितने आ गए +10, और ये इससे 6 गुना हो जाए, तो गरीब अब कौन हो गया, ये हो गया। कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। चले आगे, अब देख लेना कितने के पास कितने पैसे हैं। अगला सवाल करो। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, so it would have taken 2 hours less than the scheduled time. यह सिंपल सी बात है, मैं अपनी नानी जी के घर जाता हूँ x km/h की स्पीड से, और मान के चलते हैं मैं y घंटे में पहुँच जाता हूँ। मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूँगा तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा डिस्टेंस में, नानी का घर तो वहीं रहेगा, है या ना। और मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ तो दूरी भी सेम, समय क्या होगा, तो यहाँ हम लेट कर रहे हैं, लेट एवरेज स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड भी x km/घंटा, और शेड्यूल टाइम जो था वो yr हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो दूरी होगी वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो इतने किलोमीटर हो गया, हाँ या ना, बोलो। अब क्या कह रहा है कि भैया जो मेरी स्पीड है वो 10 से बढ़ा दो तो समय कितने से कम हो जाएगा, 2 से। ये नई स्पीड आ गई, ये नया टाइम आ गया, लेकिन डिस्टेंस नया नहीं आएगा, डिस्टेंस वही रहेगा। बोलो, नई स्पीड नया टाइम, दूरी सेम रहेगी, दूरी थोड़ा चेंज होगी, वो तो कांस्टेंट है। समझ में आया, क्या आया, xy -2x + 10y -20 कट जाएगा भैया, -2x + 10y = 20। छोटा कर लेना, देख लेना कैसे है, क्लियर है जी। सार्थक, अगली बताओ। अगर मेरी स्पीड 10 km/h से स्लो हो जाएगी तो मुझे 3 घंटे फालतू लगेंगे। x - 10 = समझ में आ गया भैया, तो देख के समझ आया। ग्राफ लाओ, कल करेंगे, 3 पेज छोड़ दिए। अगला मेथड आता है हमारा OSR स्पेशल मेथड, ठीक है जी। ग्राफिक मेथड हम करेंगे, अभी बताता हूं कब करेंगे, रुक जाओ भी, अरे ठहरो ना, बताएंगे हम आपको। OSR स्पेशल या SNF स्पेशल मेथड क्या होता है बताता हूं, कब लगता है ये बताता हूं। इसका कोई नाम नहीं था तो हमने ये नाम दे दिया। मान लो क्वेश्चन आता है 217x, सब लाल लाल ही हो जाएगा यार, अबे फिर लाल आ गया। टू 117x 131y 913 131x 217y 827। अगर मैं कहूं कि आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करो तो कर पाओगे, तो करो। नहीं, अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन से करो, कर पाओगे? वाह, अरे मेथड की तो इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। इस मेथड एक्चुअली मेथड ही नहीं है सर, ये मेथड नहीं है, ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देगा। ये तो बस खराब, गंदी, भद्दी इक्वेशंस को क्यूट, प्यारी, ब्यूटीफुल इक्वेशंस में कन्वर्ट करने में, ब्यूटीफुल वर्ड गलत था क्या? बच्चे शर्मा रहे पीछे से, तो ये कन्वर्ट कर देता है। अब देखो इसके अंदर एक खासियत है, पहली बात तो नंबर बहुत बड़े हैं। आप लोगों ने एलिमिनेशन करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कोफिशिएंट सेम करने में नानी दादी याद आ जाएगी। 217 इंटू 131 और 131 इंटू 131, 217 इंटू 217, ये सब करना पड़ेगा, फिर इनसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8-10 तो मल्टीप्लीकेशन है बड़ी बड़ी, फिर सब्ट्रैक्शन भी है, और क्या होता है डिवीजन भी है। तो एक तो नंबर बहुत बड़े हैं। दूसरी खासियत स्पेशल क्या है इसके अंदर कि 217 जो x का पड़ोसी है, बोर्ड पे देख लो भैया, जो x का पड़ोसी है वो यहां पर, और जो यहां y का पड़ोसी है वो यहां पर, साइन
साइन भी सेम होना चाहिए और वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 9, तो भूल के भी OSR स्पेशल मेथड नहीं लगाना, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं, ये नंबर बहुत छोटे हैं। तो छोटे नंबर में ये ना ही लगाएं तो ये बेहतर है। कब लगाएंगे बेटा ये? समझ नहीं है मेरे को। एक बच्चे ने कमेंट तो किया है, लेकिन चलो छोड़ो। कहता है ये मेथड कृति डीएस का काम करता है। ये कौन है कृति डीएस? सर स्कूल में वो नाम दिया है कृति डीएस, जैसे आपने सर ये कृति डीएस एक मेक ओवर वाली वो नहीं है ना? सर ने वीडियो बनाई है कृति डीएस पे? अरे नहीं, पहले बनाई थी, उसमें उसका नाम लिया था। अच्छा 2 बच्चों की शादी अरे वीडियो अच्छा, मन में लड्डू फूटा। चलो बताते हैं इसको करना कैसे है। तो जब आपको समझ में आ गया ये OSR स्पेशल मेथड लगेगा कब, तो पहला स्टेप होता है इसका, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड किया, करो भाई। प्लस 348y 1740, ये कॉमन लेके कटेगा जरूर। ये देखो कितनी प्यारी सी क्यूट सी इक्वेशन बनी। यही थर्ड इक्वेशन, समझे? अब इन्हीं दोनों को क्या करना आपने? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इनके साइन क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे चेंज हो जाएंगे। कितना बचा? 86x 86y 86, यही है ना? तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यह आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे बेटा? बोलो। बस यही स्पेशल है। अब ये आपके पास कोई भी मेथड लगाकर इनको आप क्या कर लोगे? सॉल्व। ये बड़ी भद्दी इक्वेशन को अच्छी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। कर लेंगे? कर लो भैया फिर। और ये लास्ट ईयर भी बोर्ड के एग्जाम में आया वही क्वेश्चन है। ये टॉपिक लास्ट ईयर अभी जो बोर्ड हुआ था उसमें भी आया था। हो गया भाई सॉल्व। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में नहीं है, चैप्टर नंबर 4 में। 3 में MN मेथड क्रिएट हो जाता है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहली क्या बनी? = 3 और दूसरी 1, यही है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया होगा और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपकी बारी है, सारी की सारी NCERT के प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। सारी की सारी NCERT के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स आपको निकालने हैं। बहुत जल्द एक लाइव लेक्चर होगा जहां पर हम आपको मिक्स क्वेश्चंस कराएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और ये चैप्टर आपका और कंक्रीट बना देंगे। ठीक है जी। लेक्चर हल्का सा भी आपको लगा हो कि अच्छा था और आपके लिए फ़ायदेमंद था, तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। सारे के सारे डाउट हम कंसिडर ज़रूर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।